जय हिंद दोस्तों। आपका दोस्त संदीप बागड़ी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना मेवाड़ का जो इतिहास है उसको हम शुरू कर रहे हैं। इतिहास के एक पहले हमने सभ्यता का वीडियो डाला था, जो कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, उनके बारे में हमने बात करी इतिहास में। उसके बाद इतिहास का ये दूसरा वीडियो अब आ रहा है। अब इतिहास को हम थोड़ा आगे लगातार करेंगे, क्योंकि आगे एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसको हम लगातार करने वाले हैं। तो देखिए, आपको साथ साथ में पढ़ना है और नोट्स भी बनाना है। नोट्स अगर आपके पास पहले अवेलेबल हैं तो खाली आप इसको नोट्स को अपने पास में रखें, और कोई अगर नई चीज़ आपको बताई जाती है तो अपने नोट्स में ऐड करें, और बाकी आपको इसको समझना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इतिहास समझाने वाला हूँ, और इससे अच्छा शायद आप खुद देख के बताएंगे कि हमें किसी ने नहीं समझाया होगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। देखें, हम सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास दोस्तों, मैंने मेवाड़ का ही इतिहास शुरू क्यों किया, पहले तो ये आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसको मैं बता देता हूँ। क्योंकि सबसे जो प्राचीन हमारी रियासत हुआ करती थी, कि हम 19 रियासतों का जब जिक्र करते तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी हुआ करती थी? मेवाड़। मेवाड़ हमारी क्या थी? सबसे ये प्राचीन रियासत थी। ये क्या थी? हमारी सबसे प्राचीन रियासत थी। तो जो प्राचीन रियासत होगी तो उसका इतिहास भी सबसे प्राचीन रहा होगा। इसलिए हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? मेवाड़ की बात कर रहे हैं। और ये मेवाड़ इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि आप वास्तविकता में राजस्थान में आपने अगर जन्म लिया है तो वास्तविक में आप एक धनी हो, क्योंकि इसमें ऐसे शूरवीर पैदा हुए। मेवाड़ के इतिहास में हम बात करेंगे, ऐसे ऐसे योद्धाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मेवाड़ का इतिहास पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे मैं इससे पहले एक वीडियो राजस्थान का नामकरण का एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था, जैसे यहाँ छोटा सा मैप आपको बना देता हूँ। मान लीजिए ये राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान में मैंने ये बताया कि दक्षिण भारत में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ दीजिए, इस क्षेत्र को बागड़ बोलते हैं। बाकी 4 जिले उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन चारों जिलों को मिलाकर जो क्षेत्र था उसको क्या बोलते थे? मेवाड़ बोलते थे। ये क्लियर हो गया कि मेवाड़ कौन से प्रदेश को बोला जाता था? इस प्रदेश को क्या बोलते थे? मेवाड़ बोलते थे। क्या बोलते थे? मेवाड़। ठीक है, अच्छा, और क्या ध्यान रखना है? मेवाड़ जो क्षेत्र था, यहाँ लिख देता हूँ, मेवाड़ जो क्षेत्र था इसको प्राचीन समय में मेदपाट और प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ क्षेत्र पर सबसे पहले कहते हैं, मेवाड़ जो क्षेत्र था, पहले जब इतिहास हम पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, तो भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़ा एक राजवंश हुआ करता था, मौर्य, जिन्होंने कहते हैं उत्तर भारत में कहते हैं कन्याकुमारी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक कटक तक शासन किया था, और उत्तर में अपने अफगानिस्तान से लेकर के, और बहुत बड़ा साम्राज्य। उनके समय 16 महाजनपद हुआ करते थे, वो एक हो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो उस समय का जो इतिहास है वो मौर्य थे। मौर्य ने कहते हैं राजस्थान में भी क्या किया था? अपना शासन किया था। और कौन से क्षेत्र पर शासन किया था इन्होंने? मेवाड़ क्षेत्र में मौर्यों का शासन रहा है। तो यहाँ मौर्यों ने शासन किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सी शाखा आ गई थी? घुइल वंश आ गया था। कौन सा वंश आ गया था? घुइल वंश कह दें, या इसको कह सकते हैं आप रावल शाखा, या इसको क्या कह दें? सिसोदिया, क्योंकि इन्हीं में से एक ही शाखा से ये सारी गोइल से रावल और सिसोदिया, ये दोनों इसी से निकली हुई थी। ठीक है, अब मेवाड़ में जो शासन का, यहाँ पर शासन जो राजा हुए हैं वहाँ शासन करते थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमने बात कर लेता हूँ। जैसे ये चीज़ें आपको बेसिक जानकारी आपको पता चल गई कि ये क्षेत्र मेवाड़ हुआ करता था, जिसमें ये 4 जिले हुआ करते थे। 4 कौन कौन से थे? एक तो उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, और हो गया भीलवाड़ा हो गया।
ये 4 जिले थे जिसको क्या बोलते थे, मेवाड़ बोला जाता था। ठीक है, प्राचीन समय में मेदपाट परागवाट के नाम से जाने जाते थे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, महाभारत के समय, महाभारत का काल जो था, महाभारत काल के समय कहते हैं ये जो चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र था, मेवाड़ वाला क्षेत्र, यह एक जनपद हुआ करता था, सीवी जनपद। क्या बोलते थे, सीवी जनपद बोलते थे। और इस सीवी जो जनपद था, इसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। इसकी राजधानी क्या थी, मध्यमिका। जो नगरी वर्तमान में नगरी है ना चित्तौड़गढ़ में, इसको बोलते थे। ये प्राचीन टाइम में पेपर पूछा जाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए सीवी जनपद कहाँ था, तो सीवी जनपद है वो मेवाड़ का एक प्राचीन समय, महाभारत काल के समय का एक जनपद था सीवी जनपद, जिसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या ध्यान रखना है, ये तो उसके आपके पुराने नाम, नए नाम, ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब जो यहाँ शासन कर रहे हैं, जो रियासत जिसने शासन करा, उसके बारे में हम शुरू कर रहे हैं। ये बेसिक सी जानकारी थी, इन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना था। अब हम बात करेंगे मेन जो शासन यहाँ पर शासन किया, मौर्यों की हम बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि मौर्य को तो मैंने बताया कि यहाँ पर मौर्य ने भी शासन किया। उसके बाद जो शाखा आई वो थी गुहिल। तो हम शुरू कर रहे हैं किससे, गुहिल वंश से। यह आपकी शाखा होगी गुहिल वंश। देखिए, गुहिल वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी जानकारी कि गुहिल जो वंश है, गुहिल वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, बहुत ही अच्छे से आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ। आपने कभी ऐसी हिस्ट्री, आपने इतिहास मतलब कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, और कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, इतनी डीप से आपको करवाने वाला हूँ। क्योंकि हमारा कोई टारगेट नहीं है कि आपको अधूरा ज्ञान दिया जाए, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पर आपको पता है आधी अधूरी बातें बताई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए जानकारी की बात कर रहे हैं, पूरा आपको वीडियो देखना है। बस आपको तो ये करना है कि आपको लगातार अपनी वीडियो तक देखते बनता रहना है, और बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रही। गुहिल वंश की जानकारी कहाँ से मिली, तो चीरवा अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली, चीरवा अभिलेख से। ये चीरवा अभिलेख कहाँ है जी, देखिए बात मेवाड़ की कर रहे हैं तो उदयपुर में ही होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको किताबों में बहुत ही कम चांस है ये आपको लिखा चीरवा अभिलेख के बारे में बताया होगा। तो आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन सीधा पूछा है, गुहिल वंश की जानकारी चीरवा अभिलेख से मिलती है। कहाँ है वो, उदयपुर से। आपको हर एक, मैं कह रहा हूँ, हर एक 10 शब्द के बाद एक नई जानकारी आपको सुनने मिलेगी। यार ये तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं, ये जानकारी तो किताबों में लिखी नहीं, ये किसी टीचर ने हमें बताया भी नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हर आपको मतलब बहुत सारी आपकी जानकारी, आपको नए सामने तथ्य आने वाले हैं। गुहिल वंश के बारे में, चीरवा अभिलेख के बारे में ये बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि गुहिल जो थे, गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में, कि ये जो उत्पत्ति है ना अपनी, उत्पत्ति का मतलब हो गया ये किसकी संतान थे, कहाँ से आए थे, किसके वंशज माने जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। गुहिल वंश के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत रहता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, अपने तो क्वेश्चन से ज़्यादा मतलब रहता है कि पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन दे देगा कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वंश है वो क्या थे, और मनोत नैन सिंह के अनुसार दे देंगे, पंडित हीरा शंकर ओझा के अनुसार दे देंगे, या फिर सीधा क्वेश्चन दे देंगे कि सूर्यवंशी किस इतिहासकार ने कहा है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ बता देता हूँ। एक इतिहासकार हुए अबुल फजल। कौन से इतिहासकार हुए, अबुल फजल। अबुल फजल है ना, ये अबुल फजल है वो, आपको पता न हो तो बता दूं कि अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अबुल फजल अकबर के क्या थे, नवरत्नों में शामिल थे। अबुल फजल ने बताया कि ये ईरान का शासक था। ये क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि ईरान के शासक नौशाद, ईरान का शासक कौन था, नौशाद की संतान थी। कौन, गोहिल। इसने इनका, अबुल फजल ने इसका संबंध ईरान के शासक नौशाद से जोड़ दिया। ठीक है, और अबुल फजल का संबंध नागौर से भी रहा है, राजस्थान की रियासत, इससे संबंध भी रहा है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसने बताया, अबुल फजल ने सबसे पहले, कि ईरान के शासक नौशाद की संतान थी। बिल्कुल तथ्य सही नहीं है। आगे हम बात करेंगे इतिहास का डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद
ओझा, पंडित जी महाराज। ओझा जी हो गए, मुणोत नैणसी, इन्होंने क्या बताया है? सूर्यवंशी। ये क्या बता रहे हैं? सूर्यवंशी। एक नाम कर्नल जेम्स टोड का भी जोड़ देना इसमें, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने भी इसको क्या बताया? सूर्यवंशी बताया, मेवाड़ के राजाओं, मतलब गोहिल वंश की जानकारी। गोहिल वंश की जानकारी इन्होंने भी क्या बताया कि ये क्या थे? सूर्यवंशी थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करें, देखो इस साइड में यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए मुणोत नैणसी जो है, अभी बात कर रहे थे, मुणोत जो नैणसी है, इसको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, क्योंकि अबुल फजल किसका नवरत्नकारी था? अबुल फजल अकबर का नवरत्न था। और जो मुणोत नैणसी था, मुणोत नैणसी, ये मारवाड़ का एक राजा था जसवंत सिंह, उसका दरबारी कभी हुआ करता था मुणोत नैणसी। इसने 2-3 ग्रंथ अच्छे लिखे थे, नैणसी लिख्यात और मारवाड़ रे परगना री विगत, ये मुणोत नैणसी ने लिखे थे। तो मुणोत नैणसी ने कहते हैं जो सिसोदिया शाखा थी, ये सिसोदिया शाखा की हम बात करेंगे आगे। सिसोदिया जो शाखा है, इस सिसोदिया शाखा कितनी बताई इसने? 24 बताई। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसने 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। किसके बारे में? सिसोदिया शाखाओं के बारे में इसने बात करी है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी आगे और बात कर लेते हैं कि जो अपने एक जैन ग्रंथ है शत्रुजन महात्म में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक ग्रंथ है शत्रुजन जन्य महात्म में, शत्रुजन महात्म में। इस शत्रुजन महात्म में जो ग्रंथ है, इस महात्म में ग्रंथ के हिसाब से ये बताया जाता है कि एक वल्लभी का शासक था, वल्लभी शासक। ये वल्लभी जो रियासत थी ना, ये थी गुजरात के अंदर। वल्लभी रियासत कहाँ हुआ करती थी? गुजरात में हुआ करती थी। वल्लभी का शासक था, और वल्लभी का शासक था शिलादित्य, और शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। शिलादित्य का पत्नी का क्या नाम था? पुष्पावती। और इस शिलादित्य यहाँ लिख देता हूँ, वल्लभी का शासक शिलादित्य, और इसकी पत्नी का नाम था वाइफ ऑफ पुष्पावती। इन दोनों की संतान थे गुहिल, या फिर कह सकते हैं गुहादित्य, क्योंकि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? गुहादित्य था। तो ये तो हो गई हमारे वंश के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि गुहिल वंश जानकारी चिरवा अभिलेख से मिलते हैं। उदयपुर में उत्पत्ति अबुल फजल ने ईरान के शासक नौशेद से संतान बताई है, ठीक है। गौरी शंकर ओझा मुणोत नैणसी है, सूर्यवंशी बताते हैं। कर्नल टोड ने इनका समर्थन किया है। मुणोत नैणसी ने सिसोदिया शाखा 24 बताई है। शत्रुजन महात्म में ग्रंथ में वल्लभी के शासक की शिलादित्य और पुष्पावती का होना बताया गुहादित्य को। ये जानकारी हमें मिलती है इसके उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। अब हम जो शुरू कर रहे हैं हमारा इतिहास है, अब हमारा जो इतिहास है वो शुरू होगा कि किस प्रकार से राजाओं का शासन रहा है, वो चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा राजा रहेगा वो रहेगा कौन सा? गुहादित्य। पहला जो राजा रहा था हमारा वो कौन था? गुहादित्य। ये हमारा राजा बना था गुहादित्य। गुहादित्य के ब्रैकेट में सन लिख देता हूँ 566 ईस्वी। कहते हैं 566 ईस्वी में गुहादित्य नामक शासक, गुहादित्य नहीं कहते हैं यहाँ पर, अपने गुहिल वंश की क्या रखी थी? नींव रखी। तो ये क्या हो गया? एक तो हो गया गुहिल वंश का संस्थापक। ये क्या है जी? गुहिल वंश का संस्थापक। जो संस्थापक होता है उसको कहा जाता है आदि पुरुष, और इसी को क्या कहते हैं? मूल पुरुष। आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है उसको। किसको? जो संस्थापक होता है। गुहादित्य संस्थापक था। किसका पुत्र था? शिलादित्य और पुष्पावती का पुत्र था। यहाँ चीज़ें मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक। अब क्या था, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो मेवाड़ राजवंश था, मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी थी बाण माता थी। यहाँ लिख देता हूँ, मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी जो थी कौन थी? बाण माता थी। और कुल देवता भी, देवता को तो राजी रखना पड़ेगा ना, देवता नाराज हो जाएंगे। एकलिंग जी महाराज,
कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर है इनका। ठीक है, एकलिंग जी महाराज। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि इनकी कुलदेवी बाण माता है, गुहिलवंश की कुलदेवता एकलिंग जी महाराज। ये क्या मानते हैं कि एकलिंग जी का अपने को खुद को दीवान समझते हैं, भी दीवान के रूप में काम करते हैं कि जो भी है हमारे एकलिंग जी महाराज है। और हम भी यही करते हैं कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमें सबसे पहले पूजा अर्चना की जाती है। हमारा ये एक रीति रिवाज है। तो अब जो राजा बनता था उस समय कुलदेवता की तो शरण में जाता ही था, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, एक ऊंदरी नाम है, ऊंदरी गांव है, ऊंदरी नाम गांव के जो भील होते थे, ऊंदरी गांव के जो भील होते थे, वो भील क्या करते थे, इनका राज्याभिषेक किया करते थे। ऊंदरी गांव के भील क्या करते थे, मेवाड़ के जो राजा है, आज तक की जो हम पढ़ते हैं इतिहास में जो राजा हुए हैं, उन राजाओं का जो राज तिलक किया जा सकता है, संस्थापक था, आदि पुरुष था, मूल पुरुष था, ये चीज़ें हमने देख ली। अब गुहादित्य का जो 8वां वंशज था, इसका 8वां वंशज, इसका 8वां वंशज था नागादित्य। इसका 8वां वंशज कौन था, नागादित्य था। ठीक है, इस नागादित्य को कहते ने भीलों ने मार दिया था, भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए भीलों ने इसको मार दिया था। इसी नागादित्य का पुत्र था बप्पा रावल। कौन था, बप्पा रावल। ये बप्पा रावल मात्र 3-4 साल की आयु का था। तो उस समय ये कहते हैं इसका गुरु था हरित ऋषि, इनके गुरु का नाम था हरित ऋषि। ये हरित ऋषि के शरण में चला गया था और बाद में हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल क्या बना था, मेवाड़ का राजा बना था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल मेवाड़ का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बप्पा रावल जो था, इसके 2 अलग नाम ना, एक तो बप्पा रावल और दूसरा इसका नाम क्या मिलता है हमें इतिहास में, कालभोज। बप्पा रावल या फिर कालभोज, 2 नाम मिलते हैं। अब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई तो ये कहता है कि बप्पा रावल इसकी उपाधि हुआ करती थी, कालभोज इसका वास्तविक नाम था। कोई ये कहते हैं नहीं नहीं, ये तो दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। कोई ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कालभोज उसकी उपाधि थी और बप्पा रावल इसका वास्तविक नाम। ये कौन कहता है, ये चीज़ें कौन कहता है, ऐसे तो हम मानेंगे नहीं। कौन कहता है उसका हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पूरा मत चाहिए। तो उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ, बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल जब राजा बनता है तो सबसे पहले हरित ऋषि के यहाँ पर कहते हैं इसकी शरण में था, इसको गुरु बना लिया था। हरित ऋषि की गाय चराता था बप्पा रावल। तो बप्पा रावल गाय चराता चराता हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था, चित्तौड़गढ़ कौन सा दुर्ग था, चित्तौड़ दुर्ग पर कहते हैं मान मौर्य शासन कर रहा था इस समय। मौर्य वंश, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मौर्य वंश का राजा था एक मान मौर्य, इसको हराता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और बप्पा रावल के नाम से ही क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। बप्पा तो कहते हैं ऋषि ने इसको क्या दी थी, उपाधि दी थी, और इसका वास्तविक नाम क्या था, कालभोज। ये इसका वास्तविक नाम था। ठीक है गुरुजी, मैं क्या ध्यान रखा कि बप्पा रावल वो कालभोजो पेपर में किया सी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछा जा सकता है पेपर में। अब देखिए, मेवाड़ राज्य का संस्थापक पूछा जाए या फिर गुहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य था, लेकिन जब अगर बात पूछी जाए वास्तविक संस्थापक की कि जी वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक नाम आते ही किसका नाम बताएंगे अपने, बप्पा रावल का। वास्तविक संस्थापक कौन था, बप्पा रावल था। अब जी वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या फ़र्क होता है, तो ये भी आपकी जो कन्फ्यूज है वो दूर कर देता हूँ कि वास्तविक संस्थापक वो होता है जिसने अपना स्थायी अड्डा बना लिया, स्थायी स्थान बना लिया, राजधानी इसने बना ली। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी नागदा को। नागदा कहाँ है, उदयपुर के अंदर। नागदा को अपनी राजधानी बना ली इसने। जो अपनी राजधानी बना लेता है, स्थायी निवास बना लेता है, उसको ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अच्छा, नागदा के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही चर्चित मंदिर, कौन सा है, सास बहु मंदिर, सासू और भूगो सागा मंदिर, उसका है कि और ये तो सास बहु मंदिर है नागदा उदयपुर में। आपको देखना हो तो जाके देख आना। ठीक है, ये चीज़ें देखो। वास्तविक संस्थापक हो गया बप्पा रावल,
ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ आपके बप्पा रावल की और काल भोज की अलग अलग चीज कहानी है, ये क्या मैटर है, ये मैटर देखो आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले मैं नाम लेऊंगा किसका, मुणोत नैणसी का। किसका नाम लेऊंगा, मुणोत नैणसी का। मुणोत नैणसी ये हमारे इतिहासकार हुए हैं। एक जिसको इतिहासकार हुआ जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा, कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड, जब तक इतिहास पढ़ते रहेंगे कर्नल टोड का नाम आता रहेगा। ठीक है। ये जो इतिहासकार थे, इन इतिहासकारों ने ये कहा कि देखो जी, बप्पा रावल और काल भोज का जो लफड़ा है, इसमें काल भोज तो वास्तविक नाम था इनका। काल भोज तो क्या था, वास्तविक नाम। और बापा इसकी क्या हुआ करती थी, उपाधि हुआ करती थी, बप्पा रावल। ये जिसकी क्या थी, उपाधि थी। ये किसने कहा, ये कहा था मुणोत नैणसी और कर्नल टोड ने। ओके, हम तथ्यों से बात कर रहे हैं, फेंका बांकी बात नहीं कर रहे, अपने मुंह से कुछ नहीं बता रहा। ठीक है। और ये आपको किताबों में, मैं कह रहा हूँ किताबों में, आप किताबें ढूंढना, किताबें खोलोगे तो बहुत ही कम चांस है ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही गहनता से मैंने इतिहास को पढ़ा है, और जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ बहुत ही डिटेल के साथ बता रहा हूँ। कोई से आप एग्ज़ाम दे लेना, क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक प्रशस्ति है रणकपूर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, रणकपूर प्रशस्ति है, जो 1439 में लिखी गई थी। कब लिखी गई, 1439 में। लिखने वाला कौन था, देपाक और देपा, ये लिखने वाले थे। है कहाँ जी, रणकपुर प्रशस्ति है वो कहाँ है, ये रणकपुर के जैन मंदिर है पाली के अंदर, वहाँ लगी हुई है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर आपने नाम सुना होगा, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। वहाँ की एक विशेषता है इस मंदिर की कि कहा जाता है कि इस मंदिर में खंबे बहुत ज़्यादा हैं, पिल्लर जिसको बोलते हैं आप। और ये कहा जाता है कि उस मंदिर में 1444 ऐसा कुछ, 1444 शायद कन्फर्म, 1440 खंबे हैं इस रणकपुर जैन मंदिर में। और इसकी विशेषता है कि आप किसी भी कोने में जाके, जैसे ये कोई मंदिर है, यहाँ गर्भगृह है मेन, और यहाँ से अगर भी आप मंदिर की तरफ देखोगे तो ये 1444 खंबे जरूर है, लेकिन यहाँ से आपको पूरा सीधा गर्भगृह दिखाई देगा। यहाँ से देखोगे तो भी दिखाई देगा, यहाँ से देखोगे तो भी दिखाई देगा। मतलब ये कि कोई भी खंबा आपके बीच में रुकावट पैदा नहीं करेगा। इसकी विशेषता है रणकपुर मंदिर की। ठीक है। कभी मौका मिले तो जरूर जाके आना भाई। 1439 में देपाक और देपा ने रणकपुर प्रशस्ति लिखी थी। इस प्रशस्ति में क्या बताया गया, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताऊंगा कहाँ आया है। रणकपुर प्रशस्ति में ये बताया गया कि बप्पा रावल और काल भोज, कौन कौन, बप्पा रावल और काल भोज दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। लो जी, भाई रणकपुर प्रशस्ति बता रही है कि बप्पा रावल और काल भोज दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। इसने तो बात ही खत्म कर दी। कोई कहता उपाधि, ये उपाधि थी, ये सही नाम था, ये कहते सही ये नाम था, ये उपाधि थी, ये उपाधि थी, ये सही नाम था। इसने कहा तुम बात ही जिक्र ही छोड़ो इसका। बोले तो क्या, दोनों ही अलग अलग आदमी थे। ये पेपर में आया था महिला सुपरवाइजर में। महिला सुपरवाइजर का पीछे पेपर हुआ था, शायद अगर मैं सही हूँ तो 2017 में, 2017 या 18 की बात होगी शायद, कन्फर्म। उस समय रणकपुर प्रशस्ति पूछी गई है, महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया। तो वो प्रशस्ति थी रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है। और देखो अभी तो, और देखो मैं क्या क्या प्रशस्तियाँ आपके सामने लेके आता हूँ। आप कहोगे गुरुजी ये ले कटो थे, वो तो माने कटेली खिड़ो ला देखो नहीं आज तक ही। देखो तीसरी जो प्रशस्ति है वो है कोमलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है, कोमलगढ़ प्रशस्ति। गुरुजी कद लिखी जी, 1460 ईस्वी में लिखी गई।
किसने लिखी जी? कवि महेश ने लिखी। लिखने वाला कौन था? कवि महेश था। अब ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ लगी होगी आप बताओ? कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ दुर्ग में लगी होगी, बताने की जरूरत नहीं है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में, और राणा कुंभा ने बनाया था इसको, याद होगा, अपनी पत्नी की याद में, कुंभा की याद में, ठीक है, कुंभल देवी की याद में। तो इस प्रशस्ति में क्या बताया गया है? जो बप्पा रावल है उसको विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। सीधी सी कहानी याद रख लियो कि ब्राह्मण जी बताए गए ने। ब्राह्मण कहाँ बताया गया इसको? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया। नई चीज़ थी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अभी एक और प्रशस्ति के बारे में बात करूँगा। कहाँ लिखूँ? नेक्स्ट पेज पर बात कर रहे हैं। देखो यहाँ एक और प्रशस्ति नाम लिख रहा हूँ, एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी प्रशस्ति, एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति। एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति है, उसमें बप्पा रावल के संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है कि बप्पा रावल ने अपने राजपाट त्याग कर क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया। ये उल्लेख कहाँ मिलेगा? ये एकलिंगनाथ जी प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है। एक प्रशस्ति और है, वेदनाथ प्रशस्ति। वेदनाथ प्रशस्ति 1719 में लिखी गई थी, ये 1488 में लिखी गई थी। 1719 में वेदनाथ प्रशस्ति। इस वेदनाथ प्रशस्ति उदयपुर में लगी हुई है। वेदनाथ प्रशस्ति में क्या है? इसमें बताया गया है कि जो बप्पा रावल को साम्राज्य मिला था। साम्राज्य किसने दिलवाया था? हरित ऋषि ने। ये उल्लेख कहाँ मिलता है? ये वेदनाथ प्रशस्ति में मिलता है। तो ये कुछ एक प्रशस्ति बप्पा रावल के बारे में मैंने जानकारी दे दी। और क्या क्या था देखो। बप्पा रावल ने, कहते हैं, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, कहाँ? कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी इनके कुल देवता भी हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये एकलिंगनाथ जी मंदिर को अपना क्या मानते हैं? दीवान समझते हैं खुद को, और दीवान समझ के शासन करते हैं। और मेवाड़ के जो राजा हैं, मेवाड़ के जो जितने भी राजा हैं, उनका एक जो दृढ़ वाक्य होता है ना, एक मोटो होता है। मेवाड़ का मोटो क्या है? ये भी ये शुरू में बताना था, लेकिन कोई बात नहीं। जो मेवाड़ का जो मोटो होता है वो क्या है? वो होता है, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिही राखे करतार। ये इनका मोटो है, लिखा हुआ है। जो दृढ़ राखे धर्म को, तिही राखे करता है। इसका मतलब है जो अपने धर्म पर दृढ़, मतलब अपने धर्म पर जो सजग, कठोर, मजबूत रहेगा, उसकी रक्षा कौन करता है? ऊपर वाला करता है। जो दृढ़ राखे धर्म को, तिही राखे करतार, उसकी रक्षा कौन करता है? ऊपर वाला करता है। तो अपने धर्म के लिए रक्षा करिए, ऊपर वाला आपकी रक्षा करेगा। ये मोटो में मेवाड़ के इतिहास में ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, मेवाड़ जो कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? नागदा को इसने अपनी क्या बना ली थी? राजधानी बना ली थी। तो मेवाड़ इतिहास की प्रारंभिक राजधानी भी थी, ये भी ध्यान रखना। ये क्या थी? मेवाड़ इतिहास की ये प्रारंभिक राजधानी थी। अभी राजधानी आगे खूब राजधानी बनाई, लेकिन ये प्रारंभिक राजधानी नागदा ही थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद उसने और क्या क्या किया? तो इसने क्या किया? मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के, सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे इसने। किसने? मेवाड़ के राजा बप्पा राव ने सोने के सिक्के चलाए, जो 115 कहते हैं, पहले ग्रेन बोलते थे, 115 ग्रेन का सिक्का हुआ करता था, ये चलाए थे। इसकी दो तीन एक उपाधि आपको ध्यान रखना है। किसकी? बप्पा रावल की। बप्पा रावल की क्या क्या उपाधि थी? हिंदुआ सूरज, हिंदू सूरज बोलते हैं इसको, हिंदू सूरज कहते हैं। चकवे की उपाधि, और एक राजगुरु की उपाधि।
ये 3 उपाधियां को ध्यान रखना। अब एक बताता हूँ गप। क्या बता रहा हूँ? गप। इतिहास में इतनी गप लिखी हुई है, इतनी गप लिखी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, कुछ एक चीज़ सत्य थी लेकिन इतनी सत्य नहीं होती। मैं खुद बताऊंगा तो आप भी कहते हो गुरुजी तो फेंकेड़ी लागे, मन तो पूरी दबागी लिखड़ी है। ठीक है, कह तो लिखना रहे के ऊपर कोई पेन पिस्टल लगाई हो उसके, क्योंकि जोधपुर के जो राजा हनुमंत सिंह के ऊपर लगा के जो प्रेशर बनाया गया था, तो ऐसा हो सकता है कि उसने इस हिसाब से लिख दी होगी। पर जो भी हो, थोड़ा सा बता देता हूँ बप्पा रावल के बारे में। किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में। थोड़ी गप क्या बताई होती इतिहास में, थोड़ी याद रहती है और इंटरेस्टिंग बना रहता है इतिहास आपका। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि बप्पा रावल ऐसा आदमी था जो 4 बकरों का भोजन एक साथ करता था। 4 बकरों का भोजन, भाई साहब कहने को मतलब 4 बकरा अकेलो ही खा जाया कर तो बप्पा रावल से बकरो पो करे पा करे कैसे ही करे, लेकिन बप्पा रावल नहीं छोड़ता। ठीक है, अच्छा 4 बकरों का भोजन खाता था। 2 भैंसों की बलि, भैंसा समझ रहे होते, एक भैंसे की गर्दन हो गई, मतलब कितनी मोटी गर्दन, और 2 भैंसा की तो बहुत मोटी होगी। तो 2 भैंसों की बलि एक झटके में एक साथ काट देता था, दोनों भैंसों को। कितना मोटा भैंसा हुआ करता था। भैंस को नहीं, भैंसो ही हो, तो नाम ही भैंसो, तो 2 भैंसों को एक साथ काट देता था यार। ये चीज़ें अगर हम देख रहे हैं कि 4 बकरों का भोजन खाता था, तो ये काम तो कर ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई बात नहीं, ये गप तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो और क्या क्या गप थी। आगे क्या लिखा है कि जो बप्पा रावल था 32 मण की धोती पहनता था। आ लो गुरुजी, रांदी काट दी। बप्पा रावल 32 मण की का धोती पहरा कर तो 32 मण मतलब अगर मैं सही हूँ तो 1 मण में 40 kg होता है। अब थे लगा लो अंदाजो का कितना मण की धोती पहरा करता बप्पा रावल, है ना। 32 मण की तो धोती थी। 16 हाथ का दुपट्टा, 16 हाथ का दुपट्टो बांधा कर तो सर पर, 16 हाथ को दुपट्टो, अंदाजा लगाओ कितना बड़ा होगा। ये इतिहास में कुछ एक चीज़ें आपको इंटरेस्टेड बनाने के लिए, इतिहास इंटरेस्टेड बनाने के लिए भी होता है आपको, कि बोर हो जाते हैं आप इतिहास से, तो बोर होना नहीं है, लगातार इसको पढ़ते रहना है। ठीक है, जब भी तो मज़ा आएगा इतिहास में, क्योंकि आप ऑथेंटिक डाटा अगर आपको बताते रहें तो आप तो इतिहास छोड़ के भाग जाओ, नहीं रे यार छोड़ यार, कौन पढ़ेगा यार, क्या है ये एकलिंग प्रशस्ति, वेदनाथ प्रशस्ति, कैलाशपुरी उदयपुर, मतलब याद ही नहीं होता। ये चीज़ें आपको क्या इंटरेस्टेड बनाती है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, और इसके बारे बाद में जो राजा बनता है, देखो